ताईमारा घाटी पहाड़ों के बीच एक लंबी घुमावदार सी जगह। कहते हैं ये एक ऐसी डरावनी जगह है जहाँ पर दिन में भी यहाँ की हवा आपको हैवी लगती है, काफी भारीपन सा फील होता है। लेकिन डरावनी बात यह है कि रात होते ही यहाँ का अंधेरा मानो जमीन पर बैठ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी ताईमारा घाटी का एक डरावना इतिहास है, एक इतिहास जिसे आज के लोग तो भूल चुके हैं, लेकिन ये इतिहास वहाँ के लोगों को नहीं भूलना चाहता। और ऐसा ही कुछ डरावना एक्सपीरियंस किया आज की कहानी के रोहित और स्नेहा ने। ये दोनों ही रांची से जमशेदपुर जा रहे थे। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और ये जो स्नेहा है ये इसकी कजिन थी। ये शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रही थी। अब जब एक लड़की की शादी होती है और पहली बार ससुराल जाती है तो वो एक्साइटेड भी होती है लेकिन नर्वस भी होती है। जब वो लोग घर से निकल रहे थे तो रोहित तो बहुत जल्दी रेडी हो गया था, लेकिन लड़कियों की वही आदत, देर तक रेडी होना। और इसी चक्कर में हुआ ये कि रात हो गई। लेकिन गाइस रात में उन्होंने वो गलती की जो उन्हें करनी नहीं चाहिए थी। उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो डायरेक्ट रूट जाता है वो तो बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए हम एक शॉर्टकट लेते हैं जो थोड़ा घुमावदार तो है लेकिन जल्दी पहुंचा देगा। एंड गाइस अगर अभी तक आप नहीं समझे हो तो इन्होंने वही रास्ता लिया था जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया, यानी ये रास्ता था ताईमारा घाटी का। लेकिन विश्वास मानो अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद है तो इसी स्टोरी में आगे जो होने वाला है उसको सुनने के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है एंड थोड़ा सा डर भी लगने वाला है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और हॉरर स्टोरीज। गाइस कहा जाता है कि ताईमारा घाटी के स्टार्ट होने से पहले एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड जहां पर लिखा है साफ साफ कि शाम 7 बजे के बाद इस रास्ते को कोई भी क्रॉस ना करे और अगर कोई करे तो वो अपने रिस्क पर करे। अब ये बोर्ड तो लगा था लेकिन रोहित और स्नेहा दोनों ने ही इस बोर्ड को इग्नोर किया। वो ताईमारा घाटी वाले रोड के अंदर घुस गए। वो रास्ता घुमावदार था, पहाड़ से होकर जा रहा था। लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि जैसे जैसे वो उस रास्ते में आगे बढ़ रहे थे उस रास्ते पर धुंध गहरी होती जा रही थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रास्ता काफी घुमावदार था, तो घुमावदार होने की वजह से काफी शार्प टर्न्स थे। मतलब अगर कभी आप पहाड़ों में गए हो तो ऐसे रोड्स पर जहां पर टर्न होता है वहां पर अगर आप स्पीड को स्लो नहीं करोगे तो आपकी कार डायरेक्ट खाई में चली जाएगी। वो लोग एक टर्न लेते हैं लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब होता है, उनका रेडियो काम करना बंद कर देता है। स्नेहा एक और चीज नोटिस करती है, गाड़ी के डैशबोर्ड पर जो टाइम दिख रहा था वो कभी 11:40 हो रहा था, कभी 11:50 हो रहा था। और क्योंकि ये जो हेडलाइट थी ये जल रही थी बुझ रही थी, जल रही थी बुझ रही थी, तो दोनों काफी परेशान हो गए थे क्योंकि इतने अंधेरे में इतने खतरनाक रास्ते पर चलना बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। रोहित स्मार्टली कार की स्पीड को स्लो कर देता है ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, लेकिन अभी भी उसकी जो हेडलाइट थी वो कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी। लेकिन एक बार बड़ी डरावनी चीज हुई। लाइट बुझने के बाद जब जलती है तो उनके सामने से एक काला साया गुजरता है। रोहित ने उसे देखते ही जोर से ब्रेक मारा। रोहित को ऐसा लगा कि कहीं किसी का वो एक्सीडेंट ना कर दे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी रुकती है वो काला साया एकदम गायब, मानो यहाँ पर कोई था ही नहीं। वो लोग बाहर निकल कर देखते हैं तो वहाँ कोई फुटस्टेप भी नहीं था। रोड पूरे तरीके से दूर दूर तक खाली थी। लेकिन गाइस मैंने कहा था ना कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। जैसे ही वो कार से वापस अंदर बैठते हैं गाड़ी के अंदर ठंडक बढ़ चुकी थी। जो ड्राइवर वाली सीट होती है ना जहाँ पर रोहित बैठा हुआ था उसी के साइड में स्नेहा बैठी हुई थी। लेकिन स्नेहा बैठते वक्त कुछ महसूस करती है मानो कार के पीछे कोई बैठा हो, लेकिन जब स्नेहा मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन गाइस ये जानने के बाद तो कार में बैठा कोई भी इंसान डर जाए कि जब वो रियर मिरर में देखती है, वो मिरर जो ऊपर लगा होता है, तो वहाँ पर एक हंसती हुई डरावनी सी लड़की बैठी हुई थी। एक लड़की जिसके मुंह से खून टपक रहा था, उसकी आंखें टपक रही थी और जैसे ही स्नेहा पीछे मुड़कर देखती है कोई भी वहाँ पे नहीं था। इस चीज को देखकर स्नेहा बहुत चिल्लाने लगती है और वो ये चीज रोहित को बताती है। लेकिन रोहित जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हाँ, कार में ठंड जरूर बढ़ने लगी थी जिसके लिए रोहित ने एसी को वार्म करके ऑन कर दिया था। उसके बाद वो स्नेहा को पानी की बोतल देता है, बोलता है तुम इसे पी लो, रिलैक्स करो, यहाँ कोई भी नहीं है, हमारा दिमाग हमसे खेल रहा है, हम चुपचाप यहाँ से जल्दी निकलते हैं तुम्हारे ससुराल। स्नेहा भी पानी पीने के बाद बोलती है कि ठीक है रोहित जल्दी चलो। वो लोग कार को स्टार्ट करते हैं और चल पड़ते हैं। धीरे धीरे गाड़ी को किसी तरीके से ले जा रहे थे। टर्न्स काफी ज्यादा शार्प थे और हेडलाइट अभी भी ब्लिंक कर रही थी। लेकिन फाइनली जब वो सीधी रोड पर पहुंचते हैं तो रोहित को तलब लगती है सिगरेट की। रोहित एक चेन स्मोकर था, वो बहुत सिगरेट पीता था। तो वो स्नेहा से बोलता है यार कहीं चाय की टपरी मिलेगी तो बताना। और उन्हें मिलती है। थोड़ी आगे जाकर एक चाय वाला खड़ा था अपनी टपरी पे। पान मसाले रखे हुए थे, उसने ब्रेड रखे हुए थे और वो चाय बना रहा था। लेकिन समझ में नहीं आया कि इतनी सुनसान एरिया में जहाँ कोई भी नहीं है वो चाय बना किसके लिए रहा है। अब रोहित ने ये सोचा लेकिन उसको तलब इतनी ज्यादा थी कि उसने ये सारी चीजें इग्नोर की। वो कार के अंदर से ही शीशा को डाउन करके बोलता है कि भैया 2 चाय देना और 1 सिगरेट। वो चाय वाला पहले जो चाय बना रहा था उस चाय को एक दूसरे कप में रख के साइड में रख देता है। रोहित बोलता है कि भैया यही कप दे दो ना, आप किसके लिए बना रहे हो। ऐसे में वो चाय वाला बोलता है कि उसके लिए,
आपको ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए चाय बना रहा हूँ मैं। चाय वाला दोबारा से दूध डालता है और नई चाय बनाने लगता है, मानो वो जो चाय उसने अभी बनाया वो किसी ग्राहक के लिए हो। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, तो वो आखिर बना किसके लिए रहा था। एंड गाइस, थोड़ी देर के बाद रोहित की कार का पीछे का दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद वो वापस बंद हो जाता है। जब ऐसा होता है तो वो चाय वाला एकदम रोबोट की तरह खड़ा हो जाता है, मानो उसे समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रोहित और स्नेहा की शक्ल का रंग भी पूरे तरीके से उड़ चुका था। तीनों बहुत डर चुके थे। वो डर का माहौल लगभग 10 से 15 मिनट तक रहा। लेकिन उसके बाद चाय वाले ने बोला, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। रोहित ने बोला कि ये क्या था, मेरा दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला पीछे का, और ये चाय आपने किसके लिए बनाई है। रोहित ने सिगरेट पीते हुए उनसे पूछा। ऐसे में चाय वाले ने कहा कि आपको ताईमारा घाटी की कहानी नहीं पता है क्या। दरअसल ताईमारा घाटी सिर्फ एक घाटी नहीं है, ये रांची और जमशेदपुर का वो एरिया है जहाँ पर सालों से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत पतली हैं। रोहित बोलता है, हाँ हाँ, काफ़ी ज़्यादा पतली हैं और शार्प टर्न्स भी हैं। चाय वाला यही बोलता है, यहाँ पे टर्न्स काफ़ी शार्प हैं, रोड काफ़ी पतली है, और अगर आप 30-40 की स्पीड में भी गाड़ी चला रहे हो ना, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा। इसके अलावा ठंडियों में धुंध ज़मीन पर बैठ जाती है। और आप ये जानकर शॉक हो गए कि 2010 से लेकर 2013 के बीच में सिर्फ 3 साल के अंदर यहाँ पर 200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पर पास में हनुमान जी का और काली जी का मंदिर बनाया गया है। उसके पीछे एक और रीज़न है। इसी रोड से एक औरत अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी। अपने बच्चे को काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन इस रोड के शार्प टर्न की वजह से उसकी गाड़ी खाई में गिर गई। और ऐसा माना जाता है उस दिन उस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी ताईमारा घाटी में रात के 12 बजे के बाद उस सफ़ेद कपड़े वाली औरत को देख सकते हो। कई बार लोगों को काले साए भी दिखते हैं, और कई बार वो औरत भी। कई बार तो लोगों को एकदम इंसान की तरह लगती है, एक बच्चे का हाथ पकड़ के खड़ी हुई। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो देखते हैं कि उसका जबड़ा फटा हुआ है, और वो उस इंसान को खाने के लिए आती है जो उसे देख रहा होता है। कहते हैं वो एक भटकती आत्मा है, और वो यहाँ के लोगों के कार के सामने अचानक से आती है ताकि लोग डर जाएं और उनका एक्सीडेंट हो जाए। इसमें उसको मज़ा आता है। वो चाय वाला चाय देते हुए बोलता है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब यहाँ से जाओ तो उस मंदिर में अपना मत्था टेक लो, क्योंकि कहा जाता है उस मंदिर में मत्था ना टेकने का मतलब ये है कि आप उस औरत से नहीं डरते और आप भगवान की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। और ये चीज़ अगर आप करते हो तो आप अपनी रिस्क पे इसके बाद बढ़ोगे। स्नेहा तो बोलती है कि हम मत्था टेक लेते हैं, लेकिन जो रोहित था ना, वो नास्तिक था, उसको भगवान पे बिलीव नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन स्नेहा काफ़ी जिद करके रोहित की कार को रुकवा देती है। वो रोहित को काफ़ी बोलती भी है कि चलो यार मंदिर में मत्था टेक लेते हैं, लेकिन रोहित नहीं मानता है। स्नेहा हनुमान जी वाले मंदिर में जाती है, वहाँ पर मत्था टेकती है और 2 माला लेकर आती है। वो माला जिसमें हनुमान जी बने हुए थे। एक माला वो रोहित को देने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उसे पहनता नहीं है। वो सीधे चुपचाप पॉकेट में रख लेता है, वो इसलिए ताकि स्नेहा को बुरा ना लगे। इसके बाद गाइस शुरू होता है मौत का खेल। कार फिर से चलना स्टार्ट होती है, और इस बार हेडलाइट सही थी, अंदर टेम्परेचर भी ठीक था। स्नेहा और रोहित दोनों को लगता है कि ये सब उनका वहम था, और ये सब चाय वाले ने जब क्लियर किया तो उन लोग का दिमाग अब शांत हो चुका है। लेकिन थोड़ी देर के बाद धुंध बढ़ने लगती है, अंधेरा मानो नीचे बैठने लगता है, और कार एक अंधेरी सी गुफा जैसी जगह में चली जाती है। ये गुफा काफ़ी लंबी थी, वहाँ काफ़ी शांति थी, लेकिन वहाँ पर कुछ अजीब सी हंसने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर के बाद अचानक से कार में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से कार रुक जाती है। रोहित बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है। वो आगे के बोनट को उठाता है और स्नेहा से बोलता है, स्नेहा थोड़ा पानी लेके आना, पानी की ज़रूरत है। रोहित के हाथ में पानी दिया जाता है। वो पानी को लेकर वहाँ पर डालता भी है जहाँ पर ज़रूरत थी, और वापस से बोलता है कि ठीक है स्नेहा, ले जाओ। उस बॉटल को अब कोई भी नहीं पकड़ रहा था। उसके बाद बोनट बंद करते ही वो देखता है कि स्नेहा तो अंदर बैठी हुई है, तो पानी कौन लेकर आया। उसके बाद जब वो रोहित लेफ्ट में देखता है तो वो देखता है कि वही औरत खड़ी है जिसका जबड़ा फटा हुआ है, और इस चीज़ को स्नेहा अंदर से देख रही थी। वो भागकर बाहर आती है और चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो, लेकिन गाइस स्नेहा के कहने से कुछ नहीं हो रहा था। वो अपने जबड़े को और बड़ा खोलती है और रोहित के सर को चबाने लगती है। वो रोहित के सर को उखाड़कर वो पूरे तरीके से चबा देती है, और ये चीज़ स्नेहा के लिए बहुत ही डरावनी थी। रोहित का धड़ अब बिना सर के गिरा हुआ था, और अब बारी थी स्नेहा की। वो औरत धीरे धीरे स्नेहा के पास बढ़ रही थी, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जो माला स्नेहा ने पड़ा हुआ था उसमें से एक रोशनी चमकती है। वो रोशनी बहुत तेज़ थी और उसमें बहुत गर्मी थी। उसकी गर्मी इतनी तेज़ थी कि वो आत्मा इस गर्मी के सामने टिक नहीं पाई और उसे यहाँ से जाना पड़ा। स्नेहा को समझ में आ गया कि वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि बजरंग बली की वजह से बची है। लेकिन रोहित को उसने खो दिया था। रोहित के पॉकेट में जो बजरंग बली की माला थी
वो अभी भी पड़ी हुई थी। काश रोहित ने इसे अपने गले में पहन लिया होता तो रोहित आज जिंदा होता। स्नेहा एम्बुलेंस को कॉल करती है, एम्बुलेंस आती है, उसकी हेल्प की जाती है और वो अपने ससुराल में जाके ये सारी स्टोरी वहाँ के लोगों को सुनाती है। उसके घर में मातम का माहौल था और कहा जाता है कि आज भी स्नेहा इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई है। ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी को पढ़ने के बाद जब मैंने और ज़्यादा रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ताईमारा घाटी जितनी लगती है उससे ज़्यादा डरावनी है। कहते हैं वो जो रोहित मरा था ना, वो भी बिना सर के वहाँ पे घूमता है। कहते हैं कि ऐसी ही घाटी है, जितने भी लोग मरते हैं वो वहाँ भटकने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सब सच है या फिर ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं ताईमारा घाटी के बारे में? आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये कहानी यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी से हमें एक चीज़ भी सीखने को मिलती है। ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना भी हमें एडवांस नहीं बनना चाहिए कि हम भगवान की रिस्पेक्ट करना ही बंद कर दें। क्योंकि कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर जब हम भगवान की रिस्पेक्ट करते हैं तभी भगवान हमारी हेल्प करते हैं, वरना वही होता है जो रोहित के साथ हुआ। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आने वाले वीडियोस में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना करो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग एंड डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।